देखिए 11 साल पहले जापान में भूकंप के बाद ऐसी सुनामी आई थी जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। एक बार फिर जापान में वैसा ही भूकंप आया है। भूकंप के तेज झटकों से दहला जापान। रिक्टर स्केल पर 7.3 तीव्रता। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी। जापान में भूकंप के तेज झटके की गवाही देती ये तस्वीरें डरा रही हैं। उत्तरी जापान में फुकुशिमा की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि भूकंप कितना जबरदस्त था। मॉल में रखे सामान लगातार हिचकोले खा रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनें तक इस जोरदार झटके से हिलती नजर आ रही हैं। इस शख्स को देखिए, आसपास जो भी मिल रहा है उसे पकड़कर खुद को खड़े रखने की जद्दोजहद करता दिखाई दे रहा है। इसी बीच यहाँ की बत्ती भी गुल हो गई और हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई, जो कि तबाही के लिए बहुत ज्यादा है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक बुधवार रात करीब 8 बजे आए इस भूकंप का केंद्र जापान की राजधानी टोक्यो के 297 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। भूकंप से तबाही के बाद 20 लाख से भी ज्यादा घर अंधेरे में डूब गए हैं। राजधानी टोक्यो की सड़कों पर घुप अंधेरा छाया हुआ है। ट्रैफिक पुलिस हाथों में लाइट वाली सिग्नल लेकर जैसे तैसे सड़क पर यातायात संभाल रहे हैं। दहशत में आए लोग जरूरी सामान की खरीदारी के लिए दुकानों में भी जुट रहे हैं, लेकिन हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और सामान बिखरे पड़े हैं। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के मुताबिक अकेले टोक्यो के 7 लाख घरों की बत्ती गुल है, जिसे दुरुस्त करने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। राजधानी टोक्यो की ही ये दूसरी तस्वीरें हैं। भूकंप के झटके के आगे बेबस ये मेट्रो ट्रेन लगातार हिलती दिखाई दे रही है। वक्त रहते लोग अपनी जान बचाकर मेट्रो स्टेशन से बाहर भागे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालात सामान्य होते ही स्टेशन के बाहर टैक्सी लेने के लिए लोगों की लंबी कतार लग गई। फिलहाल भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जोरदार झटकों के बाद जापान में सुनामी का अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया है। देखिए रूस यूक्रेन जंग का आज 22वां दिन है। रूस ने मारियोपोल में एक ड्रामा थिएटर और एक स्विमिंग पूल नेपच्यून पर हवाई बमबारी की है। इन दोनों जगहों पर 1000 से ज्यादा आम नागरिक शरण लिए हुए थे, जिनमें से 80% बच्चे और औरतें थीं। इस बमबारी में कितने लोग हताहत हुए हैं यह भी साफ नहीं है। मारियोपोल ब्लैक सी से लगता वो बंदरगाह वाला शहर है जिस पर कब्जा कर रूस क्रीमिया और डोनेट्स्क को जोड़ देगा। इससे युद्ध के लिए उसे एक मजबूत सप्लाई लाइन मिल जाएगी और यूक्रेन ब्लैक सी से कट जाएगा। और यही वजह है कि यूक्रेन के किसी भी दूसरे शहर से कहीं ज्यादा बमबारी यहां पर हो रही है। दावा किया जा रहा है कि यहां रूस के हवाई हमले में करीब 2500 लोग मारे जा चुके हैं। पूरा का पूरा शहर शमशान में तब्दील हो चुका है। शहर में बिजली, पानी, खाने पीने की भारी किल्लत है और इस सब के बीच -5.5 डिग्री की ठंड में 3.5 लाख लोग अपनी जिंदगी की सलामती के लिए बंकरों में दुबके हुए हैं। मारियोपोल में सबसे ज्यादा बमबारी रूस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बंदरगाह वाला शहर है। रूस उसको किसी भी तरीके से अपने कब्जे में लेना चाहता है। एक ड्रामा थिएटर और एक स्विमिंग पूल पर भी हवाई हमला किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ली हुई थी। और अभी तक कितने लोग इस हमले में हताहत हुए हैं ये जानकारी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन लोग वहां पर बहुत संख्या में पहले से मौजूद थे, उन्होंने शरण ली हुई थी। इसलिए अंदेशा यही है कि जान माल का काफी नुकसान वहां पर हो सकता है। और मारियोपोल बहुत अहम शहर हो जाता है, खास करके रूस के लिए, क्योंकि वो डोनेट्स्क को, डोनबास के इलाके को जोड़ना चाहता है। यूक्रेन के इस हिस्से से क्रीमिया को भी इस हिस्से से जोड़ना चाहता है, ताकि अपनी सप्लाई लाइन को वो दुरुस्त कर सके। और खास करके जो पूरा बंदरगाह है वो उसके लिए एक अपनी स्थिति को मजबूत करने वाला होगा। इसीलिए रूस की नजर उस पर लगातार बनी हुई है और मारियोपोल शहर को लगभग तबाह कर दिया है लगातार मिसाइल अटैक के जरिए रूस की सेना ने। और इस बीच देखिए बड़ी बातें भी आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को और हथियार दिए हैं ताकि वो इस लड़ाई में रूस का सामना कर सके। जेलेंस्की बोले हर हाल में रूस हारेगा। कल जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद को भी संबोधित किया था, मदद मांगी।
और नो फ्लाई जोन घोषित करने की बात भी कही। आईसीजे ने रूस से हमला तुरंत रोकने को कहा, लेकिन पुतिन बोले कि ऑपरेशन जारी रहेगा और हमारा ऑपरेशन बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और रूस ने बीबीसी को ब्लॉक कर दिया है। रूस में अब बीबीसी का प्रसारण नहीं हो रहा है। रूस प्रशासन ने बीबीसी को ब्लॉक कर दिया है। और लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं यूक्रेन से, वो दहलाने वाली हैं, क्योंकि एक के बाद एक शहरों को पूरी तरीके से तबाह करता जा रहा है रूस, और खास करके मारियोपोल में भारी तबाही इस वक्त मची हुई है। तो रूस यूक्रेन युद्ध का आज 22वां दिन है, लेकिन रूस की सेना अब भी राजधानी कीव में नहीं घुस पाई है। इस बीच दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की तरफ से ऐसे बयान आए हैं जिससे लग रहा है कि हार जीत तय होने तक की लड़ाई नहीं रुकने वाली है। हर तरफ बारूदी मंजर, खंडहर होते शहर दर शहर, बिलखते लोग, बेजार जिंदगी। यही है आज के यूक्रेन का सच। 21 दिन की जंग ने यूक्रेन को इतने जख्म दिए हैं कि दशकों गुजर जाएंगे उन पर मरहम लगाते लगाते। करीब 30 लाख लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। 1000 के करीब निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी खूनी जंग चौथे हफ्ते में दस्तक दे चुकी है, लेकिन शांति की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। बुधवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की मदद मांगने अमेरिकी संसद में अवतरित हुए। कहा कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो नाटो यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन लागू करे ताकि रूसी हवाई हमले बंद हो। It is true, in the darkest time for our country, for the whole Europe, I call on you to do more new packages of sanctions, and I am asking to make sure that the Russians do not receive a single penny that they use to destroy people in Ukraine. President Biden. जेलेंस्की के भाषण पर अमेरिकी संसद ने खूब तालियां पीटी, लेकिन बाइडेन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए तो नो फ्लाई जोन लागू करने से साफ इनकार कर गए। कहा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मोल नहीं ले सकते। हालांकि बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की सैन्य मदद की घोषणा की, जिसमें लंबी दूरी तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं। This new package on its own is going to provide unprecedented assistance to Ukraine. It includes 800 anti-aircraft systems to make sure the Ukrainian military can continue to stop the planes and helicopters that have been attacking their people. And at the request of President Zelensky, we have identified and are helping Ukraine. Our new assistance package also includes 9,000 anti-armor systems. अमेरिका के इस ऐलान को रूस ने उकसाने वाली हरकत बताया है। पुतिन ने साफ साफ कहा है कि रूस को अमेरिकी प्रतिबंधों और सैन्य मदद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूक्रेन में रूस का मिलिट्री ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक यूक्रेन उसकी शर्तें नहीं मान लेता। Российские власти не просто игнорировали, саботировали на протяжении всех этих лет реализацию Минского комплекса мер по мирному урегулированию кризиса, но в конце прошлого года и вовсе публично отказались от его исполнения. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины. रूस ने यूक्रेन के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पहला, यूक्रेन नेटो में शामिल न होने की लिखित गारंटी दे। दूसरे, यूक्रेन अपनी सेना की ताकत सीमित करे। और तीसरा, लुहांस्क और दोनेत्स्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे। लेकिन 21 दिन की जंग के बाद भी जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं। Доброго дня. Щодо останньої дитячої провокації, що я не мов пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації і повертатись додому.
रूस और यूक्रेन में जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में अगर भारत अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी सस्ती कीमतों पर तेल खरीदता है तो कायदे से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपत्ति हो रही है, और वो भी अमेरिका को। पुरानी कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को निकली। आज यही हाल अमेरिका का है। जिस अमेरिका ने अनगिनत युद्ध में लाखों बेगुनाहों की जान ली, जिसने इतिहास के हर मोड़ पर खून की नदियां बहाई, इराक से लेकर वियतनाम और जापान से लेकर अफगानिस्तान तक, जिसके हाथ खून से रंगे हों, वो अमेरिका आज हिंदुस्तान को इतिहास का उपदेश दे रहा है। There's been a report yesterday about the possibility that India could take up the Russian offer of discounted crude oil. What would be your message to India or any other country tempted by such an offer? Think about where you want to stand when the history books are written in this moment in time. And support for the Russian leadership is support for an invasion that obviously is having a devastating impact. अमेरिका की ये प्रतिक्रिया उस खबर पर आई है जिसमें रूस की तरफ से भारत को रियायती दर पर कच्चा तेल देने का वादा किया गया है। अमेरिका ने एक तरह से चेतावनी दी कि यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस से किसी भी तरह का सौदा भारत को महंगा पड़ सकता है। Our message to any country continues to be that obviously abide by the sanctions, but that we have put in place and recommended. भारत सरकार ने अभी तक अमेरिका की इस चेतावनी पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि भारत में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अमेरिका से जरूर हमारे रिश्ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम रूस से दशकों पुराना दोस्ताना संबंध खत्म कर दें। अमेरिका के साथ हमारा दोस्ती जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रशिया को हमारा दुश्मन समझे। ये भी तो देखना पड़ेगा कि रशिया का साथ हमारा आज से नहीं बल्कि सदियों पुरानी रिश्ता है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह और रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के बीच हुई फोन पर बातचीत में रूसी उप प्रधानमंत्री ने भारत को सस्ते दामों में तेल मुहैया कराने और रूस में तेल के कुओं में निवेश का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद खबर आई कि भारत ने रूस से 30 लाख बैरल कच्चे तेल की डील की। अमेरिका को लगता है कि इस वक्त रूस के साथ कोई भी व्यापार यूक्रेन युद्ध में मदद करने जैसा होगा, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि क्यों यूरोपीय देश अब भी अपनी जरूरत का 49% कच्चा तेल, 74% नेचुरल गैस और 32% कोयला रूस से आयात कर रहे हैं। जाहिर है अमेरिका का डर कुछ और है, और वो है यूक्रेन के मुद्दे पर चीन और भारत का एक रुख। सबसे पहले अपनी सोचिए कि आपने हिस्ट्री में क्या किया। अभी 20 साल नहीं गुजरे हैं। जो आपने इराक में किया, जो आपने लिबिया में किया, जो यमन में किया, इससे बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो रूस ने किया है वो जस्टिफिएबल है, लेकिन ये इस तरह की बातें करना बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल एंड एक मीडिया फ्रेंजी अननेसेसरी क्रिएट करने की कोशिश है। यही नहीं, पूर्व राजनयिक एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत का ये भी कहना है कि भारत अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा है। भारत रशिया के साथ नहीं खड़ा है, भारत अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा है, शांति के साथ खड़ा है, डायलॉग के साथ खड़ा है, डिप्लोमेसी के साथ खड़ा है और अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़ा है। तो इस तरह की जो बातें हैं इनका कोई औचित्य नहीं है। गौरतलब है कि भारत ने अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों की मांग के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन हमले को लेकर न तो रूस की निंदा की और न ही उसके खिलाफ वोट किया, और यही बात अमेरिका को पच नहीं रही। और अब एक अहम खबर जो हर परिवार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। देखिए, देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बड़ी अहम खबर है जो उन्हें मायूस कर सकती है। ये खबर जुड़ी है ट्रेन के किराए से। कोरोना की तीसरी लहर गुजर चुकी है, जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। उद्योग धंधे रफ्तार पकड़ रहे हैं, लेकिन उम्मीदों की रेल अब भी कोरोना की मार से उबर नहीं पाई है। यही वजह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लिखित सवाल के जवाब में कहा, वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान रेलवे को यात्री किराए से होने वाली कमाई में काफी गिरावट आई है। किराए में मिलने वाली छूट से रेलवे पर बड़ा बोझ पड़ता है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों समेत कुछ अन्य कैटेगरी के यात्रियों को किराए में मिलने वाली छूट पर पाबंदी जारी रहेगी। मतलब ये हुआ कि वरिष्ठ नागरिकों को फिलहाल पूरा किराया ही देना पड़ेगा,
वरिष्ठ नागरिकों समेत कई अन्य श्रेणी के यात्रियों को रेल किराए में मिलने वाली छूट मार्च 2020 से बंद है। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते रेल यात्रा पूरी तरह स्थगित कर दी गई थी। भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट IRCTC के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी, ड्यूरंटो श्रेणी में ट्रेनों के किराए में छूट का प्रावधान है, जिसमें 60 साल से ऊपर के पुरुषों को 40% और 58 साल की ऊपर की महिलाओं को 50% तक रियायत शामिल है। लेकिन मार्च 2020 में कोरोना पाबंदी के नाम पर ये छूट बंद कर दी गई। अब रेल यात्रा तो शुरू हो गई, लेकिन किराए में मिलने वाली रियायत केवल 3 श्रेणियों के यात्रियों के लिए ही बहाल की गई है। इनमें 4 तरह के दिव्यांगजन, 11 तरह की बीमारियों से ग्रसित मरीज और छात्र शामिल हैं। होली है तो रंग होगा, जश्न होगा और खूब सारे पकवान और मिठाइयाँ होगी, लेकिन जरा संभल कर, कहीं ये मिठाइयाँ आपके रंग में भंग न डाल दे। तो जरा संभल कर हमारी रिपोर्ट देखें और मिलावट खोरों से सावधान रहें। आया होली का त्योहार। मिलावटखोरों से रहें सावधान। पीलीभीत की इस तस्वीर को देखिए, कैसे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम दुकान में जाकर मिठाइयाँ और मावे की जांच कर रही है। आम आदमी की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो, इसकी जिम्मेदारी खुद मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने संभाल रखी है। पीलीभीत में अब तक 2 दर्जन दुकानों में छापेमारी की गई है। लगभग 25 नमूने संग्रहित करके जांच हेतु भेजे गए हैं और साथ ही साथ कई जगह जो दूषित खाद्य पदार्थ मिले हैं उसमें लगभग 25 किलो दूषित खाद्य पदार्थ नष्ट कराए जा चुके हैं। अगली तस्वीर यूपी के गोंडा से है, जहां होली के मद्देनजर मुनाफाखोरों ने गोंडा वासियों को मिलावटी मिठाई परोसने की तैयारी की हुई थी। मिलावटी मिठाई बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मिलावटी मावा मंगवाया गया था। इसकी जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग को हुई। गुप्त सूचना के आधार पर गोंडा के रोडवेज बस स्टॉप के पास खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर तकरीबन 1.5 क्विंटल मावे को जब्त किया, जिसकी कीमत हमारी टीम ने चेकिंग की और चेकिंग के दौरान लगभग 1.5 किलोमीटर खोया एक स्थान पर रखा हुआ पाया गया, शायद किसी के लिए था। तो पूरे खोए को प्रथम दृष्टया मिलावटी प्रतीत होने पर सीज करके जब्त करके रखा गया। यूपी के आजमगढ़ में भी खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। होली पर दुकानदार आम लोगों को मिलावटी मिठाई नहीं बेच सके, इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। खाद्य विभाग ने 3 दिनों में तकरीबन 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। ये जो है नमूने लिए जाने हैं। 16 तक जो है कुल 33 नमूने लिए जा चुके हैं, चेक किया गया है और वहाँ नमूना लिए हैं और उसके अलावा इसका सघन निरीक्षण भी चल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल यूपी के बांदा में भी देखने को मिला। यहाँ भी होली को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम लगातार मावा मंडी और मिठाइयों की दुकानों पर जाकर छापेमारी कर रही है। संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। अब आपको एमपी के मुरैना की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तत्परता के साथ जांच में जुटा है। सैकड़ों दुकानों में छापेमारी कर 354 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। लगातार अमानक खाद्य पदार्थ निर्माण करने वाले 4 लोगों पर NSA के तहत कार्रवाई की गई है। होली को देखते हुए देवभूमि हरिद्वार में भी मिलावटखोरों के खिलाफ छापेमारी अभियान जोरों पर है। बाजार में मिलावट वाली मिठाई ना बिकने पाए, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम रात दिन अपने काम में जुटी हुई है। होली में रंग मिलते हैं, दिल मिलते हैं, खुशनुमा माहौल होता है, लेकिन मिलावटी खाना आपके रंग में भंग डाल सकता है। होली मनाएं मिलावटखोरों से सावधान होकर। गोवा से लेकर यूपी और मणिपुर तक सरकार की तस्वीरें कैसी होगी, उसका मुखिया कौन होगा, इस पर 10 मार्च के बाद दिल्ली में लगातार बैठक का दौर चल रहा है।
सारे फैसले करीब करीब हो चुके हैं। लखनऊ में योगी 2.0 के शपथ का शुभ मुहूर्त भी निकल चुका है। बस नहीं निकला है तो उत्तराखंड में नए सीएम फाइनल करने का फॉर्मूला। योगी 2.0 के शपथ की तारीख तय। सूत्रों के मुताबिक 21 मार्च को दोपहर 3 बजे योगी आदित्यनाथ लेंगे सीएम पद की शपथ। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। स्टेडियम में तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन शपथ ग्रहण किस तारीख को होगा, समारोह में कौन कौन से मेहमान होंगे, ये सब तय करने के लिए दिल्ली में देर रात तक बैठक चली, जिसमें मेहमानों को बुलाने पर चर्चा की गई। अमित शाह के घर हुई इस बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल थे। 4 राज्यों में सरकार गठन के लिए बीजेपी की कवायद तेज है। खूब मंथन के बाद यूपी में योगी सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है, तो उधर पार्टी गोवा और मणिपुर पर भी फैसला कर चुकी है। गोवा में एक बार फिर प्रमोद सावंत, तो मणिपुर में एन बीरेन सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दोनों नेताओं ने कल संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी कर ली। लेकिन एक राज्य बीजेपी के लिए अब भी बड़ी पहेली बनी हुई है, उत्तराखंड, जहां खुद सीएम की हार से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, जो अब तक खत्म नहीं हो पाया है, क्योंकि दावेदार बहुत हैं। कई सीनियर नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल चेहरा चुनने को लेकर नहीं है, बल्कि उससे पहले उलझन ये है कि सीएम के लिए धामी या फिर कोई और। पुष्कर सिंह धामी 2 दिन पहले दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं। वो अमित शाह से भी मिले। इस मुलाकात में अनिल बलूनी भी मौजूद थे, लेकिन मुलाकात तो कई दौर की हो चुकी है, पर मुख्यमंत्री को लेकर कोई फैसला अब तक नहीं हो पाया है। ये तो तय है कि होली के बाद ही सीएम के नाम का ऐलान और शपथ ग्रहण होगा, पर सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी होली के अगले दिन 19 मार्च को देहरादून पहुंचेंगे और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। विधायक दल की बैठक में ही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा। इसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का भी ख्याल रखेगी बीजेपी। तो एक बार फिर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने कांग्रेस के भीतर G23 को एक्टिव कर दिया है। कल शाम भी नाराज नेताओं की मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद गांधी परिवार को नसीहत दे दी गई। हार पर हार झेलती कांग्रेस में हताशा बढ़ रही है, जिसका नतीजा है कि पार्टी के भीतर असंतुष्ट नेताओं का धड़ा अब और ज्यादा मुखर हो गया है। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ असंतोष को जाहिर करने का सबसे बड़ा मंच बन चुका है G23, जिसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर बीती रात G23 नेताओं की बैठक हुई। गुलाम नबी आजाद के घर पर दावत के बहाने पार्टी के हालात पर मंथन हुआ, जिसमें आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, भूपेंद्र हुड्डा समेत कुल 18 नेता पहुंचे। तो कल रात की मीटिंग में इस गुट के बाहर के कुछ नेता भी जुटे, जिसमें मणिशंकर अय्यर प्रमुख थे। बैठक के बाद एक सामूहिक बयान जारी कर सीधे गांधी परिवार को नसीहत दी गई। कांग्रेस का भविष्य केवल सामूहिक और समावेशी नेतृत्व के मॉडल अपनाने पर टिका है। चुनाव में हार और लगातार नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई। चर्चा है कि आज गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं। पार्टी से नाराज नेताओं का कहना है कि बीजेपी का विरोध करने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए। बयान में मांग की गई कि 2024 में भरोसेमंद विकल्प तैयार करने के लिए कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ बातचीत करे। बयान के अंत में ये भी बताया गया है कि G23 के अगले कदम का ऐलान जल्द किया जाएगा। कांग्रेस के G23 नेताओं की मीटिंग तो इससे पहले भी कई बार हुई, लेकिन इनकी ओर से साझा बयान जारी कर आला कमान को नसीहत देने का काम पहली बार हुआ है, जिससे साफ है कि कांग्रेस के भीतर का झगड़ा अभी और बढ़ने वाला है। हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का कुनबा बढ़ा है और पहले से उनके तेवर ज्यादा सख्त हुए हैं। पहली बार सामूहिक बयान जारी कर कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत दी गई है और यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में अगले कदम का ऐलान किया जाएगा। साफ है कि कांग्रेस का झगड़ा आगे और बढ़ने वाला है। सवाल यह है कि क्या ये झगड़ा पार्टी में टूट पर जाकर खत्म होगा। 10 मार्च को ही निराशाजनक चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस ने CWC की मीटिंग बुलाई थी।
उसमें सोनिया गांधी को पार्टी के संगठन में बड़ा फेरबदल करने का अधिकार दिया गया था। उस ओर अब सोनिया गांधी की कार्रवाई भी दिखने लगी है। पहले 5 राज्यों के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा गया। अब इन राज्यों के लिए अलग अलग सीनियर नेताओं को संगठन में बदलाव करने का काम सौंपा गया है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये भी तय हुआ था कि अप्रैल महीने में पार्टी जयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन करेगी। उस चिंतन से पहले ही लगता है नाराज नेताओं के खेमे ने आला कमान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पार्टी में नेतृत्व के खिलाफ पनप चुका असंतोष खत्म नहीं हो रहा। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार की कमान संभाल ली है। पार्टी के सामने चुनावी गारंटी को पूरा करने की बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन पार्टी का हौसला बुलंद दिख रहा है। पार्टी की सीमाओं के पार कई पड़ोसी राज्यों की सत्ता पर भी नजर है। भगवंत मान ने कुर्सी संभाली और पंजाब की जनता से की गई गारंटी को पूरा करने में जुट गए। सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान सबसे पहले स्पोर्ट्स से जुड़ी गारंटी को पूरा करने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश से जुड़ने वाले हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड की एक बड़ी शख्सियत। जानकारी के मुताबिक पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को आम आदमी पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। हरभजन सिंह जालंधर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण की कमान भी संभाल सकते हैं। स्पोर्ट्स प्रेमी भगवंत मान ने चुनाव में जालंधर में खेल यूनिवर्सिटी का वादा किया था। अब खेल को बढ़ावा देने के लिए इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चुनाव में की गई सभी गारंटी को पूरा करना भगवंत सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। 3 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब के सर में डायरेक्ट। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी कि कहाँ से ये पैसा करना है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट जितनी भी आई है वो कर्जे ले लेकर इंटरेस्ट देते नहीं है, कर्जा बढ़ता रहा है। पहले होता है कि जो कर्जा लेना है उसको स्टॉप करना है, और फिर दूसरी चीज़ है कि खर्चे कैसे कम करने हैं। लेकिन चुनौतियों के बीच भगवंत मान कुर्सी संभालते ही एक्शन में आ गए हैं, जबकि अभी तो न मंत्रियों की टीम तैयार हुई है, न ही विधायकों ने शपथ ली है। चंडीगढ़ में आज विधानसभा सत्र बुलाया गया है, जहां पंजाब के नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। शपथ दिलाने के लिए अमृतसर दक्षिण सीट से विधायक चुने गए इंद्रवीर निज्जर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। इसके बाद बारी आएगी भगवंत मान के कैबिनेट की शपथ की। पंजाब सरकार में कुल 17 मंत्री बन सकते हैं। 19 मार्च को भगवंत मान कैबिनेट के 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। फिर सोच विचार कर बाकी मंत्रियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। यानी आम आदमी बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, क्योंकि पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े मौके की तरह है। पार्टी को पहली बार किसी पूर्ण राज्य में सरकार चलाने का मौका मिला है। अगर पार्टी यहाँ कामयाब होती है तो दूसरे बड़े राज्यों में भी आपके लिए सियासी द्वार खुल सकते हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश में तो पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी है, जहाँ इसी बरस चुनाव होने हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बिजली, अच्छी पानी की व्यवस्था, ये पूरा देश चाहता है। तो अब इसका विस्तार होगा। इस मॉडल का दिल्ली से मॉडल पंजाब पहुंचा, पंजाब से अन्य राज्यों में भी पहुंचेगा। पार्टी ने घोषित कर दिया है गुजरात हिमाचल दोनों लड़ेंगे। पार्टी की नजर हरियाणा पर भी है, वहां भी पार्टी को समर्थन मिलता दिख रहा है। पंजाब में आप सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही गुरुग्राम में असर दिखा। बीजेपी के पूर्व विधायक ने बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उमेश अग्रवाल, जो 2014 में रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, उमेश अग्रवाल ने अपने कई समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और पार्टी छोड़ते ही बीजेपी की खट्टर सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। उमेश अग्रवाल का दावा है कि आने वाले दिनों में गुरुग्राम के कई और नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इससे बीजेपी को कोई नुकसान हो या न हो, लेकिन ये तो तय है कि हरियाणा की राजनीति में शुरुआत के लिए आपको संजीवनी जरूर मिल सकती है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। फिल्म देखने के लिए नेताओं में भी होड़ मची है, तो फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए राजनीति हो रही है। उसी का नतीजा है ये तस्वीर, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल भी फिल्म देखने पहुंच गए। थिएटर के भीतर बघेल कश्मीर फाइल देखते नजर आए, लेकिन जब बाहर निकले तो फिल्म को आधा सच कहा। उस समय जगमोहन जी वहाँ के उपराज्यपाल थे। कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। कश्मीरी पंडितों को जाने के लिए उन्होंने कहा। सेना तब भेजी गई जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी लोकसभा का घेराव करते हैं।
पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी फिल्म को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। फिल्म देख दिखाकर नफरत और बंटवारे से और नफरत की खेती से जिंदगियां नहीं चलेंगी। मोदी जी ये बताएं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों का पुनर्वास कब तक कर देंगे? भूपेश बघेल ने फिल्म पर सवाल उठाए तो जवाब पड़ोसी राज्य से ही मिला। खंडवा से बीजेपी सांसद ने कहा, जिन्हें फिल्म पसंद नहीं वो कहीं और चले जाएं। नहीं, कुछ लोग नाराज है तो उसका कोई इलाज नहीं है, हो सकते। जिसको नाराज होना है वो यहाँ निवेदन है कि यहाँ रहे नहीं, वो और कहीं चले जाए। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी विधायकों के साथ कश्मीर फाइल्स देखेंगे। हर राज्य में ये बवाल मचा है। यूपी में एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो फिल्म के बारे में सवाल पूछने पर अलग ही सवाल दाग दिया। फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। अब जिनकी वजह से अखिलेश लखीमपुर फाइल्स बनाने की मांग कर रहे हैं, वो खुद अखिलेश पर पलटवार करने आए। ये अखिलेश यादव जी गलत तथ्यों से बात करते हैं तो ये नहीं से पूछे, इसमें वही सफाई दे सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार को निशाने पर ले रही है। फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करने पर हिंदुओं का अपमान बता रही है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी यदि जीवित होते तो क्या इस प्रकार का फैसला वो होने देते? महाराष्ट्र सरकार ने यदि इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरकर तांडव करे। यूपी, एमपी, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक जैसे तमाम बीजेपी सरकारों की ओर से फिल्म को टैक्स फ्री करने के बाद अब नीतीश सरकार ने भी बिहार में ये फैसला लिया है। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने पूछा है कि बीजेपी को फिल्म देखकर कश्मीरी पंडितों की याद क्यों आई। देखिए एबीपी न्यूज के खास शो इंडिया चाहता में संपादक सुमित अवस्थी से ओवैसी की खास बातचीत। मेरे साथ मौजूद हैं एआईएमआईएम के चीफ सांसद है हमारे साथ लोकसभा के असदुद्दीन ओवैसी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए असद भाई। मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, कश्मीर फाइल्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी देश में छिड़ी हुई है, आपको लगता है कि इसके लिए कश्मीर से जो माइग्रेशन हुआ 80 और 90 के दशक में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हुई जो कहा जा रहा है? देखिए सुमित साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कितने कश्मीरी पंडित मारे गए, कितनों का वहां से माइग्रेशन हुआ। मैंने लोकसभा में खड़े होकर ये कहा कि 7 साल से मोदी सरकार है, वो क्यों नहीं एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना देती जो इन तमाम चीजों का नोट ले और अपने रिकमेंडेशन दे, और मोदी सरकार ये भी बता दे कि उन्होंने कितने कश्मीरी पंडित को, जहां कहीं भी वो उनको हैं अभी देश में, उनको वापस लेकर कितनों को लेकर गए। तीसरी बात यह है कि जब आप एक समुदाय की आप बात कर रहे हैं सवाल में, तो मेरा मानना यह है कि डोडा, बदरवार, पूंछ में भी 1500 नॉन पंडित कश्मीरी हिंदू मारे गए थे। तो उनके लिए कौन रोएगा, उनके इंसाफ की बात कौन करेगा? और चौथी बात यह है कि मोदी सरकार ये बता दे कि कितने कश्मीरी पंडित का माइग्रेशन हुआ। कोई कहता है 5 लाख, कोई कहता है 6 लाख। भाई आप बता दीजिए ना। और ये उसमें एक और बात, क्या ये बात सच नहीं है कि जो हमारे कश्मीर में, जो हमारा भारत का अटूट हिस्सा है, जो बॉर्डर लगता है ऑक्यूपाइड कश्मीर का, कितने गांव उस वक्त खाली हुए? तो आप इंडिपेंडेंट कमीशन बना दीजिए, ये तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। और अगर कश्मीरी पंडितों को वहां से उनको यकीनन तकलीफ हुई, तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ श्रीनगर में आरटी एप्लीकेशन कहता है कि 89 का कत्ल हुआ, और दूसरा पूरे जम्मू एंड कश्मीर के उस वक्त के स्टेट में 209 की हत्या कश्मीरी पंडित की हुई। तो आप इसको बताइए, आप इंडिपेंडेंट कमीशन बना दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? सरकार आपकी है, इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बना दीजिए।
ताकि ये तमाम चीजें सच सामने आ जाएं, दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए। पर अभी तक तो इस सेंसिटिव मुद्दे पर देश में चर्चा ही नहीं होती थी। आज कम से कम एक फिल्म के बहाने ही सही चर्चा तो हो रही है। 5 लाख माइग्रेट किए हों, 6 लाख माइग्रेट किए हों, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो ये है कि घाटी से अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को हटा दिया गया, भगा दिया गया, वो वहां से अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। देखिए, जो जनवरी में ये वाकया हुआ, जो माइग्रेशन हुआ, उससे पहले क्या हुआ हम जानना चाहते हैं ना। मैं भी जानना चाहता हूं, आप भी जानना चाहते हैं, देश भी जानना चाहता है। वो तो उस वक्त की सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, मैं मानता हूं इस बात को। तो उनको आपने ले जाकर आर्मी के कंटोनमेंट एरिया में क्यों नहीं रखा? ऐसे बहुत से सवालात हैं। हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन फौरन मोदी सरकार बना दें। भाई, देश के प्रधानमंत्री को पिक्चर देखने से इंसाफ याद आता है क्या? तकलीफ याद आती है, पीड़ा याद आती है? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच 2 दिन पहले सदन के भीतर तीखी बहस हुई थी। बीजेपी और जेडीयू 2 बड़े पदों पर बैठे नेताओं के बीच सुलह की कोशिश कर रही है, लेकिन आरजेडी को स्पीकर पद की गरिमा पर हमला बताकर नीतीश कुमार को निशाने पर आरजेडी ने ले लिया है। उजियारे में, अंधकार में, कलह कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सतसत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार से तीखी बहस के एक दिन बाद सदन में लौटे स्पीकर विजय सिन्हा ने अटल जी की कविता के जरिए नीतीश को नसीहत दी। बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ वैसा दोबारा न होने पाए, यह संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। विजय सिन्हा के लहजे से साफ था कि नीतीश ने इनसे मिलकर भले डैमेज कंट्रोल की कोशिश की हो, लेकिन ये समझौते के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि 14 मार्च को लखीसराय में कानून व्यवस्था को लेकर सदन में नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच तीखी बहस हुई थी। सीएम ने कहा था, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। शासन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। इस बहस के बाद सरकार के 2 सहयोगी दल आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि स्पीकर विजय सिन्हा बीजेपी से हैं और नीतीश जेडीयू के सर्वे सर्वा। अब विपक्ष को इस झगड़े में मौका नजर आ रहा है, इसलिए विपक्ष नीतीश के इस्तीफे तक सदन नहीं चलने देने पर अड़ा है। ये सदन का मामला है, ये स्पीकर और मुख्यमंत्री का मामला नहीं है, और ये सदन में घटना घटित है, इसलिए सदन में बात होनी चाहिए और सदन में विमर्श होना चाहिए। चूंकि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है और मुख्यमंत्री ने मखौल उड़ाया और आसन को निर्देशित और उंगली दिखाने का काम किया है। सवाल कभी नहीं खत्म होने वाला है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जो मुद्दा विहीन विपक्ष है वो इसी तरह के प्रश्न करके सदन को बाधित करते हैं, सदन के कार्य को बाधित करते हैं, प्रश्नकाल को बाधित करते हैं। डबल इंजन को टक्कर देने के लिए केजरीवाल की झाड़ू एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर दिल्ली के सफर पर निकल चुकी है। इसका पहला स्टेशन पंजाब है। तो झाड़ू एक्सप्रेस का बाकी का सफर कैसा रहेगा, क्या ये दिल्ली से चलकर वापस दिल्ली तक लौट पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।